नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। गैरसैंण में शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने अभिभाषण के जरिए सरकार के विकास कार्यों का रखा लेखा जोखा। कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन से किया वॉकआउट। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू। प्रधानमंत्री ने भी लगाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। उत्तराखंड में 95 सेंटर पर हुआ दूसरे चरण का वैक्सीनेशन। पहले दिन करीब 15,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा लक्ष्य। वरिष्ठ नागरिकों में टीकाकरण को लेकर दिखा उत्साह। और प्रदेश में करीब 1 साल बाद पूरी क्षमता के साथ नियमित रूप से डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू। छात्रों की सुरक्षा के प्रति कॉलेज प्रबंधन गंभीर। उत्साहित नजर आए विद्यार्थी। अब समाचार विस्तार से। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार के 4 सालों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा सदन के समक्ष रखा। वहीं सत्र के पहले दिन विपक्ष द्वारा हंगामा भी देखने को मिला। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के बजट अभिभाषण से पहले ही कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष के वॉकआउट पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके इस कदम की निंदा की। जिस प्रकार से महामहिम के अभिभाषण का उन्होंने वॉकआउट किया है, निश्चित रूप से बिना देखे बिना पढ़े ये एक लोकतांत्रिक उचित नहीं है। और महामहिम जो वाचन करते हैं वो सरकार का दस्तावेज होता है, इसलिए उस दस्तावेज को ठीक से पढ़कर और उसकी आलोचना समालोचना करना ये अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य का। तो उसका उपयोग वो तब करना चाहिए था जब उसको ठीक से पढ़ते और महामहिम के अभिभाषण के समय उसको समझते। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा चमोली जिले के गोपेश्वर में नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को चौड़ा करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने आज विधानसभा कूच भी किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंगल चट्टी बैरियर पर रोक दिया। पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की नोकझोंक भी हुई। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें भी की। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगवाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। साथ ही इस चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग भी टीका लगवा सकते हैं जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट www.cowin.gov.in पर किया जा सकेगा। यहां पर रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल नंबर डालें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होने पर रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन पेज खुल जाएगा। यहां पर मांगी गई जानकारियां भरें। साथ ही जो पहचान पत्र उपयोग करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। यहां भरा गया पहचान पत्र वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा। अगर आप पहले से बीमारी वाले वर्ग में हैं तो यहीं पर अपनी बीमारी भी दर्ज करें और वैक्सीनेशन के समय एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने पर आप उसी मोबाइल नंबर से 3 और लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए जोड़ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के चयनित बूथों पर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया गया। एनएचएम डायरेक्टर डॉक्टर सरोज नैथानी ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए कुल 95 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 7 निजी अस्पतालों को सेंटर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 3 श्रेणी बनाई गई है। पहली श्रेणी में ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे जो पहले चरण में छूट गए थे। दूसरी श्रेणी में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया। वहीं तीसरी श्रेणी में उन लोगों को शामिल किया गया जो 45 से 60 साल के बीच हैं और किसी बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टर नैथानी ने बताया कि राज्य में आगे वैक्सीनेशन के बूथों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। आज हमने 95 सेंटर्स बनाए हैं। आज सॉफ्ट लॉन्च है, माने कि हम ये देख रहे हैं कि जो भारत सरकार का कोविन 2 सॉफ्टवेयर है वो ठीक चल रहा है कि नहीं है।
इसमें से हमारे 7 सेंटर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट में हैं, जैसे हमने जॉली ग्रांट करा है, इंद्रेश करा, मैक्स करा है, और टोटल अराउंड 15,000 बेनिफिशरीज को आज लगाने की हमने बात करी है। इसमें 3 तरह के बेनिफिशरीज हैं। वो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो छूट गए थे, रजिस्टर होना छूट गए थे। दूसरा वो जो 60 साल से ज़्यादा है, और तीसरा वो जो 45 to 59 ईयर्स हैं। तो अभी जैसे अभी मैं 1-2 जगह गई थी तो मैंने देखा तो करीब 10 बुजुर्गों को मेरे सामने वैक्सीनेशन लगा था। वहीं वरिष्ठ नागरिकों में वैक्सीन को लेकर उत्साह देखने को मिला। सभी लोगों ने केंद्र का शुक्रिया अदा करते हुए और लोगों से भी वैक्सीन लगाने की अपील की। I have taken the first dose of corona vaccine today and I am thankful to all concerned, especially to our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and all his team and all the corona team and all the corona warriors, and I am feeling little bit fortunate that I've been vaccinated on the same day as Narendra Modi ji. आज मैंने फर्स्ट डोज टीकाकरण की लगवाई है। सीनियर सिटीजन के अंदर आता हूँ मैं और मुझे कोई इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आज शाम 6 बजे तक प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र के 989 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। वहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 साल से अधिक उम्र के 56 लोगों को टीका दिया गया। अब तक कुल 15,196 लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। उत्तराखंड में करीब 1 साल बाद डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय पूरी तरह से दोबारा खुल गए हैं। आज से डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पूरी क्षमता के साथ नियमित रूप से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अभी तक कोरोना महामारी के कारण पहले और अंतिम सेमेस्टर के छात्र ही प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज आ रहे थे। अब सरकार ने सभी कक्षाएं ऑफलाइन संचालित करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही संक्रमण के मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह सावधानी बरत रहा है। हमारा बहुत अच्छे से बच्चों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस है और ऐसा लग रहा है कि वो भी चाहते थे कि यूनिवर्सिटी खुले और यूनिवर्सिटी पूरे अच्छे से चल रही है। कुछ चीजों का हमने ध्यान रखा है, क्लस्टर ना हो, पुस्तकालय के रीडिंग रूम में बहुत ज्यादा फर्नीचर को हमने रीअरेंज किया है क्योंकि ये रीडिंग के लिए वहां आएंगे तो दूर दूर बैठेंगे। और अब तो हमने अपने जो ऑड सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर, उसकी परीक्षाएं भी घोषित कर दी। अगले सोमवार से हमारी उनकी एंड सेमेस्टर परीक्षाएं हम करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक देहरादून की छात्रा तोशी नौटियाल ने बताया कि पूरी एहतियात के साथ पढ़ाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आज से देश भर में शुरू हो गई हैं। हालांकि राजधानी देहरादून में सभी सीबीएसई स्कूल एक साथ परीक्षा नहीं करा रहे हैं। सीबीएसई ने स्कूलों को 1 मार्च से 11 जून तक अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा कराने की छूट दी है। केंद्रीय विद्यालय आईएमए देहरादून के प्रिंसिपल मामचंद ने बताया कि उनके विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षा होने के कारण 7 अप्रैल के बाद ही प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के बीच विद्यालय में छात्रों के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। प्रैक्टिकल जो होंगे वो 7 अप्रैल के बाद होंगे और प्रैक्टिकल कराने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रख रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर, जो भी एसओपी है उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और इस कोरोना रूपी महामारी से बचने के लिए हम पूरा एहतियात बरत रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं। रुद्रपुर में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि उनका ये आंदोलन सिर्फ किसानों की समस्याओं को लेकर है। किसी दल की सरकार बनाने और गिराने से उनके आंदोलन का कोई सरोकार नहीं है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए टिकैत ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती है और एमएसपी पर कानून नहीं बनाती। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने हर परिस्थिति से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था की थी।
कुमाऊं के 4 जिलों में निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में एक चिटफंड कंपनी के एमडी को चंपावत पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि साल 2010 में स्थापित कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने चंपावत के साथ ही अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अपने कार्यालय खोले और ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों से एफडी और आरडी में निवेश करवाया। वहीं निवेश की अवधि पूरी होने के बाद कंपनी ने रातों रात अपने सभी कार्यालय बंद कर दिए। मामले में निवेशकों की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। फिलहाल मुख्य आरोपी को थाना अलीगढ़ लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगामी 3 मार्च से कोटद्वार से दिल्ली के लिए सिद्धभली जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअल माध्यम से ट्रेन रवाना करेंगे। ट्रेन के संचालन से पहले रेलवे के अधिकारी कोटद्वार पहुंचे और रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया। मुरादाबाद मंडल के प्रवर मंडल अभियंता नितिन कुमार ने जानकारी दी कि निरीक्षण के बाद रेलवे ट्रैक पूरी तरह से दुरुस्त पाया गया है। 3 तारीख को रेलवे मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेशन करने का हमें सूचना मिली है। डिवीजन की तरफ से तैयारी करने के लिए वीडियो लिंक के थ्रू होगी, तो हम लोग इसके सेटअप करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट करनी जानी है और कहाँ पर हमारे टीवी स्क्रीन्स लगाने हैं पब्लिक व्यू करने के लिए। ये ट्रैक तो हमारा ऑलरेडी वर्किंग में है, रनिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिट है। ये हमारे ट्रेन सर्विस के लिए तो फिट है। कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों को अब 3D वीडियो के माध्यम से पार्क और वहां रहने वाले जानवरों की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए आज वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में कॉर्बेट 3D थिएटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि भविष्य में थिएटर से कॉर्बेट क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार का एक और थिएटर पाखरों में बनाया जाएगा। ये 3D सिस्टम थिएटर आज यहाँ बनकर तैयार हो गया और इसका आज लोकार्पण हुआ। ये निश्चित रूप से केवल कॉर्बेट के जो टूरिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, उनके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोटद्वार के लिए भी मैं सोचता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूरे कोटद्वार के शहर के जो हमारे बच्चे हैं, आम जनता है, वो इस थिएटर में बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ की पिक्चरें हैं उनको देख सकते हैं और तमाम मैं सोचता हूँ उससे मनोरंजन भी होगा, उससे ज्ञानवर्धन भी होगा। थिएटर के निर्माण में लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। पार्क अधिकारियों का कहना है कि थिएटर के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को वन्य जीवों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो पहले से थी, उसी बिल्डिंग में रिसेप्शन की बिल्डिंग में 3D सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें 3D सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने में लगभग 20 लाख रुपए की लागत आई है और इस 3D सिस्टम से जो वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के बारे में अलग अलग तरह की मूवी का 3D सिस्टम से प्रसार किया जाएगा और इससे जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं, जो कॉर्बेट में पर्यटक आते हैं, 32 सीटर कैपेसिटी का है, तो इसमें टाइमिंग फिक्स होगी। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान नौकरी गंवा चुके और व्यापार में नुकसान उठाने वाले लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत उधम सिंह नगर 203 आवेदकों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराते हुए 101% का लक्ष्य हासिल करने वाला प्रदेश का पहला जनपद बन गया है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशी खुराना ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जनपद ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक इसका संचालन शुरू किया गया था, जिसमें स्वरोजगार के लिए कोई भी व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें उसको हमारे जनपद में सब्सिडी समस्त जनपदों में हमारे जनपद में करीब 15% इसमें सब्सिडी मिलती है। तो इसी में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का टारगेट पहले 100 था और उसको बढ़ा के 200 किया गया और हमारा जनपद पहला है जिसने ये 200 का टारगेट हमारा पूरा कर लिया है। किच्छा निवासी रविंद्र प्रजापति ने बताया कि कोरोना काल के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख का ऋण बैंक से लेकर उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय मिट्टी के बर्तन बनाने को आगे बढ़ाने का काम किया।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख का ऋण लेकर अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। पहले हम अपने कार्य को हम चाक के द्वारा अपने चाक से बनाते थे, आज हम मशीनों द्वारा अपने मिट्टी के बर्तनों को बना रहे हैं, जिससे हमें अपने बिजनेस में एक नई जान मिली है, जिससे कि हमारा माल देश और दूसरे राज्य में भी जा रहा है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। गैरसैंण में शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने अभिभाषण के जरिए सरकार के विकास कार्यों का रखा लेखा जोखा। कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन से किया वॉकआउट। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू। प्रधानमंत्री ने भी लगाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। उत्तराखंड में 95 सेंटर पर हुआ दूसरे चरण का वैक्सीनेशन। पहले दिन करीब 15,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा लक्ष्य। वरिष्ठ नागरिकों में टीकाकरण को लेकर दिखा उत्साह। और प्रदेश में करीब 1 साल बाद पूरी क्षमता के साथ नियमित रूप से डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू। छात्रों की सुरक्षा के प्रति कॉलेज प्रबंधन गंभीर, उत्साहित नजर आए विद्यार्थी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।